हेलो एवरीवन, मैं कल्याणी शर्मा हमारे चैनल बिजनेस प्रो में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स और अलग अलग क्लासेस के लिए, कॉलेज लेवल के लिए, स्कूल लेवल के लिए। अभी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं 12th आरबीएससी के कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। आपने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कंटिन्यू बने रहिए। और वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हाँ, तो हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने प्रबंध का परिचय ले लिया, उसका क्षेत्र जान लिया, उसके महत्व, उसकी विशेषता जान ली, हमने उसकी प्रकृति जान ली। अब हम प्रबंध के सेकंड चैप्टर में आते हैं अपने सेकंड चैप्टर में, जिसमें हम प्रबंध प्रक्रिया, उसके कार्य और उसकी भूमिका और उसके स्तर के बारे में जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ये प्रक्रिया एक्चुअल में है क्या? प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस। जब हम किसी निर्धारित लक्ष्य के लिए बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, बहुत सारे यानी कि एक क्रम में एक निर्धारित गतिविधियां चलती रहती हैं, तो वो सभी गतिविधियां सम्मिलित होती हैं प्रक्रिया में। यानी कि एक क्रमबद्ध रूप से किया गया कार्य प्रक्रिया कहलाता है किसी निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो प्रक्रिया के संबंध में अनेक प्रबंध शास्त्रियों और प्रबंधकों का मत है कि यह एक अंतर संबंधित कार्यों की प्रक्रिया है। सभी प्रबंधकों को अपनी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये सभी कार्य करने पड़ते हैं, जिनमें अपना नियोजन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण आदि सब कुछ कार्य इसमें आते हैं। तो अब देखते हैं प्रबंध प्रक्रिया है क्या। प्रबंध किसी कार्य को करने अथवा कराने की एक निश्चित प्रक्रिया है, जो तब तक चालू रहती है जब तक कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाते। जिसके लिए स्टोनर ने कहा है कि प्रक्रिया कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने का एक तरीका है। यानी कि जिस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं उनमें जो क्रमबद्धता है वही हमारी प्रक्रिया है। हमने खुद ने देखा है कि एक प्रबंधक को एक कार्य यानी कि अपने निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए कितनी भूमिका निभानी पड़ती है। कभी वो एक अच्छा नेता बन जाता है, कभी वो निर्देशक बन जाता है, कभी वो नियोजक बन जाता है, कभी वो संगठनकर्ता बन जाता है, कभी वो नियंत्रणकर्ता बन जाता है। तो इस तरीके से उसके अनेक प्रकार की भूमिकाएं हैं और उसके विभिन्न प्रकार के कार्य हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रबंध प्रक्रिया है। प्रबंध एक जटिली, लचीली और गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील यानी कि वो प्रक्रिया जो निरंतर रूप से चलती रहती है, परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। प्रबंधक द्वारा पूर्ण की जाने वाली प्रक्रिया में विभिन्न चरण या कार्य या तत्व सम्मिलित होते हैं। यह तत्व अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे पर अंतर्निर्भर करते हैं। कैसे कि आप नियोजन करोगे तभी तो उसका अनुसार संगठन करोगे, संसाधनों को जुटाओगे। संसाधन लेना ही काफी नहीं है, फिर उनका निर्देशन भी तो जरूरी है। बिना निर्देशन के वो किस तरीके से कार्य करेंगे। निर्देशन तो कर दिया हमने, लेकिन अगर हमने कार्य को नियंत्रित नहीं करा या हमने ये नहीं देखा, उसका मूल्यांकन नहीं करा कि वो कार्य ठीक से हो रहा है या नहीं, तो फिर हम अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार कर पाएंगे। तो ये सभी कार्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो प्रबंध प्रारंभ से अंत तक किए जाने वाले कार्यों की एक सतत श्रृंखला है। इस श्रृंखला में कई चरण या कदम हैं, जिन्हें क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति एवं उसके पश्चात ही अनवरत चलते रहना होता है। यानी कि हमने एक बार यदि अपने लक्ष्य पूर्ति कर ली तो उसके बाद में पुनः वही कार्य होगा, यानी कि फिर लक्ष्यों का निर्धारण होगा, फिर से नियोजन होगा। एक कार्य समाप्त होने के बाद में भी ये क्रिया अनवरत चलती रहती है, क्योंकि हम फिर अगले कार्य की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर हम अगले कार्य के लिए यही सब गतिविधियां करते हैं, जैसे कि नियोजन, निर्देशन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण। तो ये सभी कार्य हमें कंटिन्यू एक के बाद एक सभी कार्यों के लिए करते रहने पड़ता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभ से योजना बनाने से उसके क्रियान्वयन तक, उसके बाद किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने तक, और प्रक्रिया में प्रबंधक उद्देश्यों का निर्धारण, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नेतृत्व, संप्रेषण, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन और कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण आदि कई प्रबंधकीय कार्यों को निष्पादित करता है। इसे ही संयोजित और सामूहिक रूप से प्रबंधकीय प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि एक निर्धारित लक्ष्य के लिए बहुत सारे कार्य जो हमने किए हैं, लेकिन वो सभी कार्य हमारे उस लक्ष्य को प्रभावित कर रहे हैं, वो हमारे लक्ष्य प्राप्ति से पर निर्भर है या लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए गए हैं, तो यह प्रबंधकीय प्रक्रिया में शामिल होंगे। यह प्रबंधकीय प्रक्रिया प्रबंध प्रतिरूप भी कहलाता है।
इसका मतलब है वो कार्य जो हमारे निर्धारित लक्ष्य या हमारे वो लक्ष्य जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं उससे पृथक हैं या उसके लिए नहीं किए गए हैं, तो वो प्रबंधकीय क्रिया में सम्मिलित नहीं होंगे। वो अलग या गैर व्यावसायिक माना जाए, वो पृथक हो जाएंगे। सिर्फ वही कार्य जो हमारे लक्ष्य से संबंधित है, वही गतिविधियां प्रक्रिया में शामिल होती हैं। प्रबंध प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए डाल्टन मैकफार्लैंड ने भी लिखा है कि प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक व्यवस्थित, समन्वित, सहकारी मानव प्रयासों के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण संगठनों का निर्माण करते हैं, उनका निर्देशन करते हैं, रखरखाव करते हैं और संचालन करते हैं। तो ये सब कार्य प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाएंगे, लेकिन वो सभी कार्य उद्देश्यपूर्ण होने आवश्यक हैं। यानी हमारे निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि वो सभी कार्य किए जा रहे हैं तो वो उस प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाएंगे। अब देखते हैं प्रबंध प्रक्रिया की विशेषता, तत्व या उसके लक्षण। पहला कार्यों की सतत प्रक्रिया है, दूसरा गतिशील प्रक्रिया है, तीसरा मानवीय प्रक्रिया है, चौथा यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये प्रभावों उत्पादक प्रक्रिया है, परिणाम प्रधान प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है और समन्वित प्रक्रिया है। प्रबंध की प्रक्रिया की विशेषताओं को लेकर आपका निबंधात्मक प्रश्न भी है, तो इस पर पूरा ध्यान देना। अब इनका विस्तृत अपन वर्णन करते हैं। तो अब पहली विशेषता देखते हैं, कार्यों की सतत प्रक्रिया। आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फेयोल ने लिखा है इस संबंध में कि प्रबंध कार्यों की एक प्रक्रिया है, यानी कि वह सभी कार्य या वह विविध कार्य जो हम उद्देश्य पूर्ति के लिए कर रहे हैं उनका समूह ही प्रक्रिया कहलाता है, जिसमें 4 प्रमुख कार्य किए जाते हैं। यानी प्रबंध प्रक्रिया के 4 प्रमुख कार्य हैं: नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। प्रबंध सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण के कार्य इसी क्रम में निरंतर होते रहते हैं, तब तक होते रहते हैं जब तक कि संस्था के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति न हो जाए। इसके अतिरिक्त यदि नियंत्रण के स्तर पर कार्यों में यदि विचलन उत्पन्न होता दिख रहा है तो उन्हें भी दूर करने के लिए हमें फिर से वही कार्य करने पड़ते हैं। जैसे कि पता चला हमने एंड में मूल्यांकन करा, हमने देखा कि अगर हम इसी क्रम में चलते रहे या इसी गति से चलते रहे तो हम अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे निश्चित समयावधि में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि हम बाकी के बचे समय में जो रह गया है उस काम को पूरा कर लें। तो हम उसके लिए फिर से प्लानिंग करेंगे और उसके लिए उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग संगठन यानी संसाधनों को जुटाएंगे, फिर उनका भी निर्देशन करेंगे और फिर से पुनः नियंत्रण करेंगे। नियंत्रण में शामिल होता है मूल्यांकन। हमारा मूल्यांकन यानी कि ये देखना कि हमारे निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हमने प्लानिंग की है उसके अनुरूप ही कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये कार्य निरंतर चलते रहते हैं और ये तब तक चलते रहेंगे जब तक कि हमारी संस्था विद्यमान है और जब तक में यह सभी कार्य किए जा रहे हैं। दूसरी विशेषता है प्रबंध मानवीय प्रक्रिया। प्रबंध एक विवेक प्रधान प्रक्रिया है। यह हम खुद जानते हैं कि प्रबंध से संबंधित सभी कार्य, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, इनको करने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपने बुद्धि और चातुर्य के आधार पर ये सभी कार्य करता है और ये सभी विशेषताएं मनुष्य में ही पाई जाती है। हमने किसी पशु पक्षी में तो इतना देखा नहीं है। तो चूंकि ये सभी कार्य किसी भी उपक्रम में एक प्रबंधक द्वारा किए जाते हैं, यानी कि नियोजन, निर्देशन, संगठन, नियंत्रण, ये सभी कार्य एक फर्म में एक प्रबंधक अपने विवेकपूर्ण ढंग से करता है, अपना विवेक द्वारा ही निर्णय लेता है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध एक मानवीय क्रिया है, मानवीय प्रक्रिया है। अब अगली विशेषता है कि प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है, चूंकि एक मानवीय प्रक्रिया है, मनुष्य द्वारा की जाती है और मनुष्य समाज से जुड़ा हुआ है, तो इसे सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जाएगा क्योंकि इसका संपूर्ण प्रभाव समाज और समाज के विभिन्न पक्षों पर पड़ता है। तो देखिए, प्रबंध प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह समाज के लिए, समाज के लोगों द्वारा, समाज के साधनों से और समाज में की जाने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। यानी कि समाज का ही एक व्यक्ति कर रहा है और समाज के अन्य व्यक्तियों के हितों के लिए कर रहा है और जो इन संसाधनों का वो उपयोग कर रहा है वो भी उसे समाज से ही प्राप्त हुए हैं और समाज में रहकर ही ये सभी क्रियाएं की जा रही हैं, इसीलिए इन्हें सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रबंध प्रक्रिया व्यक्तियों तथा प्रबंधकों के आपसी सामाजिक संबंधों से प्रभावित होती हैं। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री न्यूमैन ने भी इसके संबंध में लिखा है कि प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि प्रबंध की क्रियाएं मूलतः व्यक्तियों के आपसी संबंधों पर निर्भर करती हैं। बर्नार्ड ने भी इसे
विस्तृत रूप से स्वीकार करते हुए लिखा है कि ये एक सामाजिक प्रणाली है। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि एक नेता का या एक व्यवसायी का उसके विभिन्न पक्षों से संबंध उसके लक्ष्यों पर प्रभाव डालता है। यानी कि अगर अच्छे संबंध हैं तो कोई भी जो उसके अनुयायी हैं वो उसको स्वीकार करेंगे और उसके कहे अनुसार कार्य करेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। लेकिन ये तब होगा जब उसके अंतर संबंध बेहतर होंगे। इसलिए कहा जाता है कि ये अंतर संबंधों पर आधारित क्रिया है, इसलिए इसे सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। अब अगली विशेषता आती है कि प्रबंध प्रक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसके लिए कार्ल लिंसे ने भी लिखा है कि प्रबंध निश्चय ही एक गतिशील और परिवर्तनशील प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया समय, परिस्थिति और वातावरण के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। आधुनिक युग के प्रमुख प्रबंध विशेषज्ञ पीटर एफ ड्रकर ने भी इसके संबंध में लिखा है कि प्रबंध गतिशील है, यह स्थिर नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप ढलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जिस प्रकार से परिस्थितियां होती हैं उसी के अनुसार प्रबंध के सिद्धांत बदलते रहते हैं। अब ये जो हमने कहा था पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि 5 दर्जन से अधिक सिद्धांत हैं। ये 5 दर्जन से अधिक सिद्धांत क्यों आए? क्योंकि परिस्थितियां बदली, परिस्थितियों के अनुसार ही प्रबंध की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया और प्रबंध के सिद्धांतों में भी बदलाव होता रहा है। क्योंकि हमें अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए चलना है तो हमें आधुनिकता के साथ चलना पड़ेगा, और जैसे जैसे आधुनिक तकनीकों का विकास होता है उसका प्रभाव प्रबंध पर भी पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें भी निरंतर हमें परिवर्तन करना पड़ता है। हमने नियोजन कर लिया, हमने प्लानिंग कर ली, हम उसके अकॉर्डिंग काम भी कर रहे थे, लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी हैं, कोई सरकारी नियम आ गया या फिर सरकारी कानून आ गया, तो फिर से हमें उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें बदलाव तो करना पड़ेगा। अगर हम उसी रूप से चलेंगे या उसी नियोजन के साथ चलेंगे तो हो सकता है हमें नुकसान उठाना पड़ जाए। तो इसीलिए कहा गया है कि ये गतिशील प्रक्रिया है, परिस्थितियों के अनुरूप ये ढलती चलती है, बदलती चलती है। अगली विशेषता है कि प्रबंध प्रक्रिया एक प्रभावों उत्पादक प्रक्रिया है। इसमें प्रबंध प्रक्रिया को प्रभावोत्पादक प्रक्रिया भी कहा गया है, क्योंकि प्रत्येक प्रबंधक अपने साथ कार्यरत लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है, उसको करने का प्रयास करता है। इस हेतु वह अपनी स्थिति, पद, सत्ता, क्षमता और संसाधनों का उपयोग भी करता है। इनके अतिरिक्त वह वित्तीय, गैर वित्तीय, सकारात्मक, नकारात्मक तरीकों का उपयोग करके भी लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने का प्रयास करता है। और यह सभी प्रयास क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि ये हमारे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होंगे। यदि मेरे अनुयायी या मेरे कर्मचारी मेरे समर्थन में होंगे तो मेरे कहे अनुसार कार्य करेंगे, मेरी योजना में अपना पूर्ण समर्थन देंगे और पूरी लगन और पूरी कार्य क्षमता के साथ वो निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में मुझे सहयोग करेंगे, तो इसका पूरा का पूरा प्रभाव पड़ रहा है मेरे लक्ष्यों पर। तो ये जो प्रभाव डालने का कार्य है, जो मैंने अपने अनुयायियों पर प्रभाव डालने का प्रयास किया है, ये किस लिए किया है? ताकि मेरे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हो। और चूंकि मेरे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है तो इसे प्रबंध प्रक्रिया का हिस्सा माना जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि प्रबंध एक प्रभावोत्पादक प्रक्रिया भी है, क्योंकि इसमें हम प्रभाव को उत्पादित करके उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर अपने लाभ उत्पादित करने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए कई उसके पास साधन होते हैं। हमने पिछली क्लास थी उसमें भी देखा था कि एक जो अधिकारी होता है, कई बार वो अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करता है, तो कभी वो अपने नरम स्वभाव का भी इस्तेमाल करता है, कभी वो लालच देकर भी काम करवाता है, तो कभी वो दंड देकर भी काम करवाता है। और इस बारे में आप अभिप्रेरणा वाले लेसन में इसे डीप तरीके से पढ़ेंगे कि अभिप्रेरणा प्रबंध से कैसे जुड़ी हुई है, यानी कि अभिप्रेरणा, प्रभाव, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रबंध का एक महत्वपूर्ण भाग भी है। अब बारी आती है अगली विशेषता की कि प्रबंध प्रक्रिया एक परिणाम प्रधान प्रक्रिया है। परिणाम यानी कि रिजल्ट, और हमारा रिजल्ट क्या होगा? हमारे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति। तो चूंकि हम ये सभी कार्य किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें अपना पॉजिटिव रिजल्ट मिले, यानी कि हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति हो, हमें यही हमारा परिणाम होगा। और यदि हमें ये नहीं प्राप्त होता है तो हम फिर इसके लिए पुनः प्रयास करेंगे। तो ये सब पुनः प्रयास किस आधार पर होगा? वो असफलता के परिणाम पर आधारित होगा। तो यानी कि ये एक परिणाम प्रधान प्रक्रिया है। इसमें प्रबंध प्रक्रिया का मूल उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा करना है। अतः इस प्रक्रिया को परिणाम प्राप्ति हेतु संचालित किया जाता है। यानी कि वो प्रक्रिया कौन सी है? हमारी प्रबंध प्रक्रिया। हम प्रबंध प्रक्रिया को किस लिए संचालित कर रहे हैं? अपने निर्धारित लक्ष्यों को परिणाम के रूप में प्राप्त करने के लिए।
और यदि अगर हमें दोबारा प्रयास करना पड़ेगा तो वो किस पर आधारित होगा? जो हमने कार्य किए हैं उनके परिणामों के आधार पर हमें फिर से पुनः नियोजन करना पड़ेगा, संगठन नियंत्रण। तो ये परिणाम प्रधान प्रक्रिया है, ये हम परिणामों की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। वो परिणाम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसका फिर इसकी पुनः गतिशीलता पर, या ये बोले इसकी सतत प्रक्रिया पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। इसका फिर से पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। तो ये सभी परिणामों पर आधारित है, इसलिए इसको परिणाम प्रधान प्रक्रिया कहते हैं। अब अगली विशेषता आती है कि प्रबंध प्रक्रिया एक एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड और समन्वित प्रक्रिया है। समन्वय यानी कि होता है एडजस्टमेंट बोले या कोऑपरेशन बोले। तो ये सब क्या कहने का मतलब है कि प्रबंध प्रक्रिया में हमने जो भी जितने भी कार्य किए हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। उनमें से एक का भी ना होना दूसरे के पूरा होने पर भी प्रभावित कर देगा। यानी एक कार्य यदि हमने अधूरा छोड़ा है या पूरी लगन से नहीं किया या पूरे सही ढंग से नहीं किया, तो हमने बाकी के जितने कार्य किए हैं, जो भी कार्य हम सही ढंग से किए करते आए थे, वो सारे भी एंड में आके फेल हो जाते हैं सिर्फ एक गलती की वजह से। तो इस प्रकार ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो देखते हैं, प्रबंध प्रक्रिया एक एकीकृत प्रक्रिया है, अतः इस प्रक्रिया के कार्यों को स्वतंत्र रूप से पूरा तो नहीं किया जा सकता, यानी खाली नियोजन कर लिया या सिर्फ संगठन कर लेंगे बाद में फिर नहीं। ये एक दूसरे से संबंधित है। मर्जी से तो मानवीय संसाधन या गैर मानवीय संसाधनों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। संगठन तो आप उसी आधार पर करोगे ना जो आपकी प्लानिंग है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि आपको कौन कौन से संसाधन जुटाने हैं, फिर ये देखोगे कि उनमें निर्देशन कैसे करना है। बिना निर्देशन के वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कैसे करेंगे, और फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो कार्य किया था वो पूरा हो भी रहा है या नहीं, टाइम से वो पूरा हो जाएगा या नहीं। उसके लिए तो मूल्यांकन करना पड़ेगा, यानी नियंत्रण करना पड़ेगा। तो ये सब एक दूसरे के बाद ही तो चलेंगे, एक दूसरे के क्रम के बाद चलेंगे। आप नियोजन से पहले संसाधन जुटा सकते हो? नहीं जुटा सकते। पहले ही मूल्यांकन कर लोगे, नियोजन करा नहीं, संसाधन जुटाए नहीं, कार्य हुआ नहीं, निर्देशन हुआ नहीं, पहले ही मूल्यांकन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये एक दूसरे से प्रभावित है और एक दूसरे के साथ क्रमबद्ध रूप से ही चलते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से सभी प्रबंधकीय कार्यों का वर्गीकरण करके उनका पृथक पृथक अध्ययन किया जा सकता है, किंतु व्यवहार में इन्हें पृथक पृथक या स्वतंत्र रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता। आप नियोजन से पहले संगठन नहीं कर सकते हो, संगठन हुआ ही नहीं है, संसाधन आए नहीं है, वर्गीकरण हुआ ही नहीं है, विभागीकरण हुआ ही नहीं है, तो निर्देशित किसको करोगे? तो ये क्रमबद्ध चलेंगे ना। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अन्य कार्यों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि यह एक कार्य का निष्पादन अन्य शेष सभी कार्यों को प्रभावित करता है तथा उनसे प्रभावित होता भी है, जैसा कि एक अगले चित्र में आपको दिखाया गया। देखिए, इस चित्र में आपको बताया कि ये किस तरीके से एक सीक्वेंस में चलते हैं। नियोजन के बाद में संगठन किया जाता है, यानी संसाधनों को जुटाया जाता है, उनका विभागीकरण किया जाता है। विभागीकरण भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। फिर उनके अनुसार उनको निर्देशित किया जाता है, और निर्देशित करने के बाद में उनके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन यानी कि उन पर नियंत्रण किया जाता है। इसके अतिरिक्त नियोजन के आधार पर ही निर्देशन किया जाएगा और सभी संगठनों का नियंत्रण किया जाएगा। ये सभी कार्य एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। यदि नियंत्रण छोड़ दिया जाए तो सभी विभाग अपनी अपनी मनमानी करने लग जाएंगे, सभी विभाग के प्रबंधक या अधिकारी अपनी अपनी मनमानी करने लग जाएंगे, और जब वो अपनी अपनी मनमानी करने लग जाएंगे, एक होकर काम नहीं करेंगे, तो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जो हमने नियोजन या जो हमने प्लानिंग करी है, यदि हम उसके अनुसार निर्देशन नहीं कर रहे हैं, यदि हम उसके अनुसार गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, उसके अनुसार ये आदेशों का प्रेषण नहीं हो रहा है, तो वो कार्य पूरा होना असंभव हो जाता है, क्योंकि योजना कुछ और है और हम निर्देशन कुछ और कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव सीधा हमारे लक्ष्य पर पड़ेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध प्रक्रिया एक समन्वित और एकीकृत प्रक्रिया है। इसमें सभी कार्य एक दूसरे से संबंधित हैं। अगली विशेषता है कि प्रबंध प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब हम जानते हैं जो प्रक्रिया सभी जगह पर समान रूप से लागू हो और प्रबंधन हर जगह आवश्यक है, हर जगह किया जा रहा है। तो देखिए, प्रबंध एक सार्वभौमिक या सर्वव्यापी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सभी कार्यों, सभी संगठनों और संगठन के सभी स्तरों पर और सभी देशों द्वारा अपनाई जाती है। यहाँ की अगर हमारे घर का कोई एक फैमिली फंक्शन या शादी भी हो, तो भी हम उसमें भी मैनेजमेंट करके चलते हैं। बिना मैनेजमेंट के तो वो किस तरीके से होगा, ये आप खुद ही सोचो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट तो हर जगह व्याप्त है। प्रबंध प्रक्रिया अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग तरीके से की जा रही है, अलग अलग कार्य इसमें सम्मिलित है, लेकिन प्रबंध सब जगह शामिल है। ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता
एफ.डब्ल्यू. टेलर तथा आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फेयोल ने भी इसे एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने माना है कि प्रबंध सभी जगह, चाहे वो व्यावसायिक संगठन हो, चाहे वो गैर व्यावसायिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, सभी में समान रूप से चलता है, सभी में देखा गया है। वास्तव में प्रबंध प्रक्रिया व्यावसायिक संगठनों में ही नहीं बल्कि घरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में भी, खेल के मैदानों में भी, स्कूल कॉलेजों में भी, विश्वविद्यालयों में भी, सरकारी कार्यालयों में भी, उपक्रमों में भी, राजनीतिक दलों आदि में भी प्रबंध को अपनाया जाता है। यह प्रक्रिया सभी देशों, सभी संस्कृतियों द्वारा भी अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया को छोटे बड़े सभी प्रबंधक, चाहे वो एक छोटी सी फर्म हो, चाहे वो एक छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, वहां पर भी मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। और रिसेप्शन अलग होगा, सामान का अरेंजमेंट किस तरीके से किया है, एक्स्ट्रा सामान के लिए भंडारण की अलग व्यवस्था होती है, कार्य करने के लिए कार्य बांट दिए जाते हैं, कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। तो ये सभी किसमें है? ये मैनेजमेंट के सिस्टम में आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध प्रक्रिया सभी सामूहिक कार्यों, सभी देशों, सभी समाजों एवं सभी संस्कृतियों में सभी आकार प्रकार के संगठनों द्वारा अपनाई जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक सर्वव्यापी और सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी जगह व्याप्त है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया इसका, जिसमें आपका एक निबंधात्मक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इसलिए अपने नोट्स बनाते चलो और कंटिन्यू इसका रिवीजन भी करते चलो ताकि तुम्हें आगे दिक्कत ना आए। तो हमने सेकंड चैप्टर में प्रबंध प्रक्रिया की विशेषता देख ली। आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो अपडेट्स मिल जाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और अपना रिवीजन करते चलो साथ के साथ। और फर्स्ट चैप्टर को कवर करने के लिए आप बाकी की वीडियोस देख सकते हैं, वो चैनल पे आपके लिए उपलब्ध हैं। थैंक यू।